मंदिर बनवाने से होता ही क्या है? आस्था के पर्व से होता ही क्या है? मंदिर किसी को नौकरी देगा क्या? महाकुंभ के आयोजन से क्या रोजगार मिल जाएगा? क्या होगा करोड़ों लोगों के संगम में स्नान करने से? इससे गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? गरीब के थाली में रोटी आ जाएगी क्या? किसी का इलाज हो गया क्या? भाई इससे अच्छा अस्पताल बनवा देते, स्कूल खुलवा देते। ऐसी तमाम बातें आपने महाकुंभ के दौरान सुनी होगी, उससे पहले भी कई बार सुनी होगी। राम मंदिर निर्माण के वक्त भी ऐसी कई बातें सुनने को मिली थी। मगर आज इन सब बातों पर पूर्ण विराम लगने वाला है, क्योंकि आज हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि आखिर महाकुंभ से यूपी सरकार ने कितने का रेवेन्यू जनरेट किया है, कौन से सेक्टर में कितनी कमाई हुई है और मेले से कितने लोगों को सीधा फायदा पहुंचा है। सब बताएंगे आपको, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। महाकुंभ ने दुनिया को आस्था और आर्थिकी का बेहतर समन्वय दिया है। ऐसा होता कहीं नहीं है कि किसी शहर के विकास पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं, उससे उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था 3.5 लाख करोड़ बढ़ जाए। ऐसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन महाकुंभ ने यह करके दिखाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान प्रयागराज महाकुंभ के समापन के दूसरे दिन यानी 27 फरवरी का है। आर्थिक विशेषज्ञ भी गिनाते हैं कि महाकुंभ में आए 67 करोड़ लोग ने औसतन 5,000 रुपए खर्च किए हैं, तो ये कुल 3,30,000 करोड़ होता है। अनुमान के मुताबिक महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं ने ट्रांसपोर्टेशन पर 1.5 लाख करोड़ खर्च किए। इस तरह खान पान पर 33,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। आइए जरा आपको डिटेल में बताते हैं। महाकुंभ से सबसे ज्यादा कमाई होटल इंडस्ट्री को हुई है। प्रयागराज में 200 से ज्यादा होटल, 204 गेस्ट हाउस और 90 से ज्यादा धर्मशालाएं हैं। 50,000 से ज्यादा लोगों ने अपने घरों को होम स्टे में बदल दिया था। महाकुंभ से पहले हमने अनुमान लगाया था कि होटल इंडस्ट्रीज का कारोबार 2500 से 3,000 करोड़ रुपए का होगा, लेकिन महाकुंभ खत्म होने तक इसका कारोबार 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस महाकुंभ में होटल के अंदर से जो कमरे 3,000 के थे, उन्हें 15,000 रुपए तक कर दिया गया। स्टेशन के पास जो कमरे थे 500 से 700 रुपए में मिल जाते थे, इस बार 4,000 से 5,000 में दिए गए। कुंभ में डोम सिटी बनाई गई थी। इसका 1 लाख से ज्यादा किराया था और फुल बुकिंग रही। वहीं टोल प्लाजा से भी कम कमाई नहीं हुई है। प्रयागराज पहुंचने के कुल 7 रास्ते हैं। हर रास्ते पर टोल प्लाजा है। जो लोग निजी गाड़ियों से महाकुंभ आए, सभी टोल पर पेमेंट करके आए। प्रयागराज मिर्जापुर रास्ते पर विंध्याचल में जो टोल प्लाजा है, वहां से कुंभ मेले में करीब 70 लाख गाड़ियां गुजरी। इससे 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टोल प्लाजा को मिला। इसी तरह प्रयागराज, रीवा प्रयागराज, चित्रकूट प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज, लखनऊ रास्ते पर भी टोल प्लाजा है। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर तो 3 टोल प्लाजा हैं। एक कार वाले को करीब 350 देने पड़े। सभी का कुल आंकड़ा मिलने पर पता चलता है कि करीब 300 करोड़ रुपए सिर्फ टोल प्लाजा को मिले हैं। आपको जरा एक बार टोटल बताते हैं किस सेक्टर से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिससे समझने में आपको आसानी होगी। होटल और होम स्टे से 40,000 करोड़, टोल टैक्स से 300 करोड़, खाने पीने से 33,000 करोड़, ट्रांसपोर्टेशन यानी रोड, हवाई जहाज, नाव और लोकल गाड़ियों जैसे ऑटो वगैरह, उनसे 1.5 लाख करोड़, पूजन सामग्री से 20,000 करोड़, श्रद्धालुओं ने जो दान किया उससे 660 करोड़, और अन्य खर्चे जैसे कि लोगों ने मेले में खरीदारी की, इन सब चीजों से 67,000 करोड़, और अन्य खर्चों से जैसे कि लोगों ने मेले में खरीदारी की, इनसे 66,000 करोड़। अब जो लोग सनातन पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि भाई धार्मिक आयोजन से क्या नौकरी मिल जाएगी, तो जरा ये आंकड़ा सुनकर उन्हें मिर्ची लग सकती है। देखिए, महाकुंभ आयोजन में लगभग 3 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचा। आंकड़े भी देते हैं। चाय, समोसा, पूड़ी, सब्जी, लड्डू की दुकान पर काम कर रहे लोगों की संख्या लगभग 1 लाख थी। छोटी दुकानों पर 2-3 लोग, बड़ी दुकानों पर 10 से 50 लोगों तक काम कर रहे थे। घाट के पास दुकान लगाने वालों की संख्या 20,000। फूल, दूध, प्रसाद, माला, कनस्तरी बेचने वाले लोग इनमें शामिल हैं। होटल, टेंट सिटी, इंडस्ट्रीज के से जुड़े लोग 50,000 थे। शहर में करीब 250 होटल, गेस्ट हाउस हैं। ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों की संख्या 50,000 थी। टैक्सी, ट्रैवल, ई रिक्शा, बाइकर्स, ठेला गाड़ी इसमें शामिल हैं। नाव संचालन से जुड़े लोग 2,000। कुंभ मेले में शामिल भिखारी भी कम नहीं है, इनकी संख्या भी 50,000 थी। मेले में अन्य रोजगार से जुड़े लोग 10,000 लोग थे।
तो भैया रोजगार तो इतना मिला जितना किसी सरकार के लिए दे पाना मुश्किल होता है। अब यहीं से सवाल आता है कि भाई इतनी कमाई हुई है यूपी सरकार की, तो आखिर देश विदेश से आने वालों ने खर्च कितना किया। तो आइए जरा इसका भी आंकड़ा समझ लेते हैं। ट्रेन के जरिए आए व्यक्ति का खर्च, औसत खर्च था 1,000 रुपए, खाने का खर्च 500, रहने का 1,000। अगर वो व्यक्ति एक दिन रुका है, यहां पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताना जरूरी है। हवाई जहाज से आए व्यक्ति का खर्च, आने का 20,000 क्योंकि महाकुंभ के दौरान फ्लाइट की टिकट के दाम आसमान छू रहे थे। खाने का खर्चा 5,000 क्योंकि जो 20,000 रुपए खर्च करके आते हैं वो थोड़ी अच्छी जगह पे खाना खाते हैं, तो 5,000, और रहने का भी 5,000। अपनी गाड़ी से आए एक व्यक्ति का खर्च महाकुंभ आने के लिए 4,000 रुपए, खाने का खर्च 1,000 और रहने का खर्च औसतन 2,000 रुपए। यानी कि देश के लोगों ने खर्च भी दबाकर किया है। इसके अलावा कमाई का जरिया बना जमीन लीज पर देना, क्योंकि इससे मेला अथॉरिटी की बम्पर कमाई हुई है। आइए जरा इसे भी जानते हैं। एडवर्टीजमेंट के जरिए जमीन रेंट पर दी गई, एडवर्टीजमेंट के लिए, उससे कमाई हुई 13 करोड़। एंटरटेनमेंट जोन से 10 करोड़, एक्टिविटी जोन से 5 करोड़, परमानेंट शॉप से 4 करोड़, पार्किंग से 4 करोड़, फूड कोर्ट से 3 करोड़, फूड स्टॉल से 70 लाख, मिल्क बूथ से 70 लाख, किला घाट वेंडिंग जोन से 2 करोड़। यानी कुल 44 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई है जमीन रेंट पर देने से। महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ी, इसके चलते चीजों की आपूर्ति प्रभावित होने लगी। खाने के सामानों की जितनी खपत थी उस हिसाब से शहर में वो आ नहीं पा रहे थे मेले के अंदर, और आसपास चीजों के रेट जो है वो दोगुने हो गए। जैसे जो पानी, 1 लीटर का पानी जो 20 रुपए का मिलता था वो 30 रुपए का मिलने लगा। शिकंजी, कुल्फी, चने समेत खाने पीने की जो भी चीजें कुंभ से पहले जिस भी रेट में थी वो मेले के दौरान दोगुनी रेट पर बिकने लगी। लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने खरीद भी लिया। और आप इसे सिर्फ लोगों का जमावड़ा मत समझिए, ये सनातन की शक्ति है, तभी तो लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए राजी हो जाते हैं। वरना कहां ऐसा होता है भाई कि जानते हुए भी कि चीजों के दाम दोगुने हो चुके हैं फिर भी लोग उसे खरीदते हैं। लोग तो भाई ये बयान दिया करते थे कि भाई धार्मिक आयोजन से कुछ होता नहीं है। उन्हें सनातनियों से ये सबक सीखना चाहिए, और सबक सिखाया भी गया है, बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया गया है कि क्या ये देश सनातन से ही चल रहा है। और ये महा आयोजन संभव हो पाया है सीएम योगी की मेहनत और लगन की बदौलत। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।